दुनिया जहान के सारे पॉडकास्ट देखकर अगर तुम इस चैनल पर आए हो ना, तो सेम एक्सपेक्टेशन लेकर मत आना, क्योंकि इसमें थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें चलती हैं। और उसका रीज़न ये है कि हम उन्हीं आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले लोगों की बुक्स को पढ़ते हैं। इस चैनल में मेरा कोई भी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, सब वही चीज़ें होती हैं जो बुक किताबों में लिखी हुई हैं और जो ऑथर का पर्सपेक्टिव है किसी भी चीज़ को कहने के लिए। ठीक है, तो आज का ये जो चैप्टर है वो रिच डैड पुअर डैड बुक का सबसे बेहतरीन चैप्टर है। और किसी भी फील्ड में हो, चाहे ज़रूरी नहीं है कि आप बिजनेस में हो, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक जॉब फील्ड में जॉब करते हो, इवन इन द लाइफ भी आपको ये चैप्टर हमेशा के लिए काम आएगा। तो कोई भी एक्सपेक्टेशन लेकर मत बैठना पहले से, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले एक अपने आप से प्रॉमिस कर लो कि चाहे आप इस वीडियो को 2x पर देख लो, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट करना। वीडियो बड़ा होगा क्योंकि चैप्टर पूरा आज ही कवर करूँगा, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो कि डिवाइड नहीं हो सकता। अगर हम आज एक पार्ट करेंगे तो कल को दूसरा पार्ट भूल जाएंगे, और ये पूरा एक सीक्वेंस में चलने वाला चैप्टर है। तो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो पूरा देखना। नहीं देखना तो अभी स्किप कर दो प्लीज़, अदरवाइज देखना है तो पूरा देखना। चैप्टर का नंबर है 7, ठीक है, और चैप्टर का नाम है ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, यानी कि परेशानियाँ। ऑब्स्टेकल क्या होते हैं? रास्ते में आने वाली दिक्कतों को ओवरकम करना। ठीक है, चैप्टर की समरी देखो पहले। द 5 मेन रीजन फाइनेंशियली लिटरेट पीपल मे स्टिल नॉट डेवलप अबंडेंट कैश फ्लो आर। जो 5 मेन रीज़न होते हैं लोगों के फाइनेंशियली, देखो ये पैसे के पर्सपेक्टिव में ऑथर ज़्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद एक फाइनेंशियल एजेंट नहीं बोल सकते इनको, जिनको फाइनेंस की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। आप ये कैसे फाइनेंशियल कंसल्टेंट मान सकते हो, बहुत ही बेहतरीन। रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में अगर नहीं पता आपको तो थोड़ा सा ब्रीफ में मैं बताता हूँ कि रॉबर्ट कियोसाकी ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपने बचपन में, आई थिंक ये जब 9 साल गए थे, तब इन्होंने एक बिज़नेस शुरू किया था अपने दोस्त के साथ, जिसका नाम था माइक। ठीक है, वो बिज़नेस इनका काफ़ी अच्छा चला था। सिर्फ 9 साल की उम्र में इन्होंने एक बिज़नेस किया था, 3 महीने चला था, और 3 महीने में वो अच्छे खासे प्रॉफिट में रहा था। उसके बाद कुछ रीजंस थे जिसके कारण इनको बिज़नेस ठप करना पड़ा। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी एक ऐसे इंसान है जो रियल एस्टेट की फील्ड में इनसे आगे आई डोंट थिंक कि कोई भी इंसान है। तो रियल एस्टेट की ऐसी फील्ड है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। ऑल्दो सभी फील्ड्स में फ्लक्चुएशन होती है, लेकिन रियल एस्टेट थोड़ा लोगों को टफ ज़्यादा लगता है। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि मैं हर दिन 4-5 डील्स हर दिन मेरे पास होती थी किसी भी अच्छी रियल एस्टेट की। तो फाइनेंशियल लिटरेट पीपल ये 5 चीज़ें डेवलप नहीं कर पाते अपने अंदर। कौन कौन सी 5 चीज़ें? पहला है फियर, ठीक है, डर। दूसरा है साइनिसिज्म, ठीक है, जैसे कि हम किसी चीज़ को करते हैं और कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहने वाला प्रॉब्लम। फिर है तीसरा लेजीनेस, हमारे आलस की आदत। चौथा है बैड हैबिट्स, ठीक है। बैड हैबिट्स क्या होती है? बैड हैबिट्स आर लाइक गंदी आदतें, चाहे वो पैसों को फालतू में बर्बाद करने की आदत हो, या चाहे कोई भी आदत हो, ठीक है। देन 5 है एरोगेंस। एरोगेंस इज़ लाइक कि ये काम मैं कर सकता हूँ, मुझे किसी और से पूछने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें होती हैं। वापस से सुनते हैं, फियर, साइनिसिज्म, लेजीनेस, बैड हैबिट और एरोगेंस। लेट्स लुक एट ईच ऑफ दोज इन डिटेल। ओवरकमिंग फियर, सबसे पहले बात है कि फियर को ओवरकम कैसे करते हैं। नो वन लाइक टू लूज मनी, द ओनली पीपल हु हैव नेवर लॉस्ट मनी इन्वेस्टिंग आर दोज हु हैव नॉट डन इट। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है दुनिया में जो पैसे को लूज़ करने में या पैसा खोने में इंटरेस्टेड होता है, या उसको पसंद होता है पैसा खोना, ठीक है। चाहे आप अमीर इंसान ले लो, उसे भी पैसा खोने में उतना ही डर लगता है जितना एक नए इंसान को लगता है। राकेश झुंझुनवाला के बारे में आपने सुना होगा, वॉरेन बफेट बोला जाता था, इंडिया के वॉरेन बफेट, ठीक है। तो उन्हें भी पैसा इन्वेस्ट करते समय उतना पैसा खोने में उतना ही डर लगता था जितना किसी आज नए इंसान को लगेगा। फॉर एग्जांपल मैं, जितना मुझे लगता था, ठीक है। लेकिन सिर्फ वही इंसान है जिनको पैसा खोने से डर नहीं लगता, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ही नहीं की, जिन्होंने पैसे को कहीं पर लगाना शुरू ही नहीं किया। इन्वेस्टमेंट का मतलब मैं सिर्फ स्टॉक्स, बॉन्ड, नोट्स, रियल एस्टेट, इसकी बात नहीं कर रहा। इन्वेस्टमेंट अपने आप में भी होती है, अच्छे खाना, अच्छे बुक्स, अच्छे कपड़े, ये सभी इन्वेस्टमेंट होते हैं, ठीक है। एवरीवन हैज़ द फियर ऑफ लूजिंग मनी, सबके पास होता है फियर मनी को लूज होने का। द डिफरेंस इज हाउ यू हैंडल फियर एंड लूजिंग। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ रिच पर्सन एंड अ पुअर पर्सन इज हाउ दे मैनेज देयर फियर। देखो, सभी को डर लगता है पैसा खोने से, चाहे वो अमीर हो चाहे वो अंबानी क्यों ना हो, ठीक है। पर डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि तुम कैसे हैंडल करते हो फियर को और कैसे लॉस को हैंडल करते हो, ठीक है। यही एक गरीब इंसान को अमीर बनाता है, कैसे वो अपने लॉस को मैनेज करता है, कैसे वो अपने रिस्क को मैनेज करता है, कैसे वो अपने डर को मैनेज करता है। इट्स ओके टू बी फियरफुल,
ये ठीक है, अगर तुम्हें डर लग रहा है इट्स ओके, ठीक है, डोंट वरी। ऐसा मत सोचो ये आजकल के पॉडकास्ट देख के कि इट्स लाइक कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम अपने भरोसा रखो, अपने आप को बेहतर करो, फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा। तुम कितना भी बेहतर हो जाओ, डर हमेशा रहेगा, ठीक है, लेकिन तुम्हें मैनेज करना आ जाएगा डर। तुम्हें एक स्किल मिल जाएगी कि मैं इस फियर के आगे अपने करेज को कैसे लेके जाऊँ। ये है पॉइंट इसका। इट्स ओके टू बी फ्यूफुल, ओके, डोंट वरी। ऐसा मत सोचो कि मैं डर लगता है तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊंगा या मैं कुछ अच्छा ढंग का बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। वन वे टू ओवरकम दैट इज़ टू स्टार्ट अर्ली एंड अलाउ द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट टू वर्क फॉर यू। देखो, एक तरीका है फियर को ओवरकम करने का कि जल्दी से शुरू कर दो, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना जल्दी तुम्हें प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अलाउ करो अपने आप को पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट टू वर्क फॉर यू। कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली एक बुक भी है कंपाउंडिंग के नाम से, ठीक है। तो कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि आपने मान लो 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, मान लो किसी चीज़ में, जैसे आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, हर महीने 100 रुपये कर रहे हो, उसके बाद अगले महीने 150 के, उसके बाद 200 के अगले महीने। तो ये जो आप ऐड कर रहे हो ये तो ऐड हो ही रहा है, लेकिन इस 100 रुपये के ऊपर जो आपका इंटरेस्ट बन रहा है वो भी अगली बार ऐड होता जा रहा है। तो इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे एक इंसान है जिसको हमने ऑफर दिया 30 लाख रुपए पर मंथ का, ठीक है, कि आपको एक महीने में कुछ नहीं करना, आपको एट द एंड 30 लाख रुपए मिल जाएंगे, पहला ऑप्शन। या आप ये चाहते हो कि हम आपको आज 1 रुपये दें, कल 2 रुपये दें, परसों 4 रुपये दें, फिर 8 रुपये दें, फिर 16 रुपये दें, राइट, फिर 32 रुपये दें, इस तरह से। तो वो इंसान जनरली 30 लाख का पैक चुनेगा, क्योंकि उसे नहीं पता ना कि कंपाउंडिंग क्या चीज़ होती है। लेकिन अगर आपको मैथ्स आती है, अगर आपको कैलकुलेशन अच्छे से आती है, अगर आपको कंपाउंडिंग अच्छे से आती है, तो आपको पता होगा कि अगर हम आज 1 रुपये ले रहे हैं, कल उसका डबल 2 रुपये ले रहे हैं, फिर उसका डबल 2 से 4, 4 से 8, 8 से 6, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ठीक है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो हमारे पास लगभग 30 दिन के बाद, यानी कि 1 महीने के बाद कुछ करोड़ रुपए होंगे, ठीक है। तो ये कंपाउंडिंग का पावर है। तो जल्दी शुरू करो, जितनी भी तुम्हारी एज है सीखो, जल्दी शुरू करो, ठीक है। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना जल्दी तुम्हें लॉस हैंडल करने का टाइम मिलेगा। देयर इज अ स्टैगरिंग डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन हु स्टार्ट सेविंग एट एज 20 वर्सेज एज 30। बट व्हाट इफ यू डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट टू इन्वेस्ट एंड वांट टू रिटायर अर्ली। देखो, एक मेन डिफरेंस ये होता है कि अगर आप 22 साल के हो तो तभी आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हो, या आपकी उम्र ज़्यादा है 30 की तो आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। ये जो एज गैप होता है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है, ठीक है। रिच डैड रिकमेंड थिंकिंग लाइक ए Texan, win big, lose big. It's your attitude toward that loss that matters. Texans are proud when they win and brag when they lose. ठीक है, टैक्सन की तरह सोचने को बोलते हैं। जो हमारे रिच डैड है, रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड है, वो टैक्सन की तरह सोचने को हमें कहते हैं कि जीतो भी बड़ा और हारो भी बड़ा, ठीक है। इन रॉबर्ट्स लाइफ विनिंग हैज़ ऑफन फॉलोवर्ड लूजिंग। रॉबर्ट कियोसाकी की खुद की ज़िंदगी में जीत तभी मिली है जब उन्हें कोई अच्छा खासा लॉस हुआ है, लॉस के बाद उनकी जीत मिली है, फिर आगे लॉस फिर जीत, मतलब कि लॉस उनके साथ रहा है। ये बात आप समझ लो, ठीक है। लॉस बहुत सिंपल चीज़ है। अगर तुम्हें बहुत बड़ा पैसा बनाना है तो लॉस हुए बिना तुम बड़ा पैसा नहीं बना पाओ, ठीक है। और अब आज के टाइम में रॉबर्ट कियोसाकी पर 1.6 बिलियन डेट है। समझ रहे हो, लोगों की नेटवर्थ होती है इतनी जितना इस पर डेट है। 1.6 बिलियन कितना होता है, कैलकुलेशन देख लेना करके। He has never met a rich person who have not lost money but they don't let the fear of that take them out of the game. रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि मैं आज तक ऐसे अमीर इंसान से नहीं मिला जिसने पैसा खोया ना हो, लेकिन वो पैसा खोने के बाद कैसा एटीट्यूड रखते हैं उसके प्रति, यानी कि वो डर जाते हैं, वो काम छोड़ देते हैं कि अरे यार पैसा गम गया, या वो अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और अगली बार विन करते हैं। The fall of Alamo was a tragic military defeat, but Texans have turned that into a rallying cry. Remember that Alamo to spur them on to great victories. देखो, अलामो एक वॉरियर्स को बोला जाता था, ठीक है। एक टाइम की बहुत पुरानी बात है। अलामो की छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। अलामोस की किसी के साथ जंग थी, किसी के साथ फाइट थी, किसी के साथ वॉर थी, ठीक है। तो अलामोस की जो संख्या थी ना वो बहुत कम थी। एक मिनट
अब ठीक है। हाँ, तो अलेमो के बारे में बात चल रही थी। अलेमो जो था ना, अलेमो लोगों को कहा जाता था, वॉरियर्स को कहा जाता था। तो उनके पास जो सैनिक थे ना, वो कुछ 100 थे, आई थिंक कुछ 100 थे। आपने स्पार्टन्स का नाम सुना होगा, राइट? फिर भी राइट, लेट इट बी। आपने स्पार्टन्स का नाम सुना होगा। स्पार्टन्स 300 थे, ठीक है? स्पार्टन्स 300 थे, स्पार्टन्स भी वॉरियर थे। और उनके सामने जो सेना थी, जो उनके ओपोनेंट्स थे, वो हज़ारों लाखों में थे, फिर भी वो स्पार्टन जीत गए थे। उसी तरह अलेमो था ना, अलेमो के लोग शिप में अपना जो ओशन था या जो समुद्र था उसको पार करके दुश्मन के एरिया में गए थे लड़ने के लिए, ठीक है? तो इनका जो लीडर था ना अलेमोस का, उसने कहा था कि सारी शिप्स को जला दो। सारी शिप्स को जला देने के बाद अलेमोस के जो लीडर थे उन्होंने कहा था कि अब यहाँ तो इन्हें मारकर इनकी शिप्स में हम घर पे जाएंगे या फिर हम मर जाएंगे, ठीक है? तो अब इनके पास कोई चॉइस नहीं थी। एंड गेस व्हाट, अलेमोस कुछ 100 थे, वो लाखों थे, हज़ारों थे, सॉरी लाखों थे, वो जीत गए थे अलेमोस। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है आपको, ठीक है? जस्ट लाइक द टेक्सन्स, डोंट बरी योर लॉसेस, बी इंस्पायर्ड बाय देम। ठीक है, देखो जस्ट लाइक द टेक्सन्स, देखो टेक्सन्स की तरह क्या करना है हमें। टेक्सन्स की तरह अपने लॉस के साथ तुम दफन मत हो जाओ, अपने लॉस के साथ तुम दफन मत हो जाओ, तुम इससे इंस्पायर होने की कोशिश करो। ज़्यादा एक्सपोजर तो नहीं आ रहा ना मेरे चेहरे पर, क्योंकि मुझे देख नहीं रहा है एक्चुअली। अगर आ भी रहा है तो प्लीज़ मैनेज कर लो। तुम बातें सुनने में ध्यान रखो, वीडियो में तो देखने में कुछ है नहीं खास। फॉर विनर लूजिंग इंस्पायर देम, फॉर लूजर लूजिंग डिफीट देम। देखो जो जीतने वाले होते हैं ना, जिनका माइंडसेट जीतने वाला होता है, जो लॉस होता है वो विनर्स को इंस्पायर करता है, लेकिन जो लूजर्स होते हैं उनको लॉस डिफीट करता है। अब ये तुम्हें सोचना है कि तुम लूजर्स हो जिसको लॉस मिलने पर बुरा लगता है, या तुम लूजर्स हो जिन्हें हारने में हार फील भी होती है, या तुम विनर्स हो जिन्हें हारने के बाद इंस्पिरेशन मिलती है कि यार इस बार कैसे हार गए, अगली बार पक्का जीते, जो भी गलती की है उसको ठीक करेंगे जल्दी से। ठीक है, ओके। जॉन डी रॉकफेलर वंस सेड, आई ऑलवेज ट्राई टू टर्न एवरी डिजास्टर इनटू एन अपॉर्चुनिटी। देखो जैसे हमारे देश के पॉलिटिशियन भी कहते हैं ना, आपदा को अवसर में बदलो, तो वहाँ पर ये शायद इन्हीं का कोट है जो एक्चुअल में जॉन डी रॉकफेलर का है, कि मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि जो डिजास्टर होता है उसको अपॉर्चुनिटी में चेंज करूँ, ठीक है? इवन पर्ल हार्बर वाज टर्न फ्रॉम वन ऑफ द अमेरिकाज ग्रेटेस्ट लॉस टू व्हाट प्रोपेल्ड द नेशन इनटू बिकमिंग अ वर्ल्ड पावर। पर्ल हार्बर की एक कहानी है, वो कहानी हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन इतना बता दूं कि इन्होंने ही बहुत बड़े डिजास्टर को अमेरिका पर आने वाला बहुत बड़े डिजास्टर को अमेरिका की सुपर पावर में तब्दील कर दिया था, ठीक है? विनर नो दैट फेलियर इंस्पायर विनिंग, ठीक है? सो व्हाई बी अफ्रेड ऑफ फेलियर व्हेन इट कैन लीड टू ग्रेटनेस? अंडरस्टैंड दैट नॉट बीइंग अफ्रेड ऑफ फेलियर डजंट मीन यू कांट स्टिल हैड फीलिंग। ये देखो, विनर्स को पता है कि फेलियर इंस्पायर करती है विनिंग को, तो फेलियर से डरना क्यों है? क्योंकि यही हमें एक चीज़ है जो ग्रेटनेस की तरफ ले जाती है। ग्रेट वो नहीं होता जो फेल नहीं, ग्रेट वो होता है जो बहुत फेल होने के बाद सक्सेस हुआ हो। समझना चाहिए कि अंडरस्टैंड दैट नॉट बीइंग अफ्रेड ऑफ फेलियर डजंट मीन यू कांट स्टिल हेट फेलिंग। अच्छा ठीक है, देखो ये समझो कि फेलियर से डरने का मतलब ये नहीं है कि हमें फेलियर से नफरत है। फेलियर से डरने का मतलब ये है कि हमें अपने आप पर कॉन्फिडेंस है। मोस्ट पीपल प्ले नॉट टू लूज व्हेन दे नीड टू बी प्लेइंग टू विन, एंड दैट्स व्हाई सो मैनी पीपल स्ट्रगल फाइनेंशियली। दे माइट हैव अ सेफ, सेंसिबल एंड बैलेंस्ड पोर्टफोलियो, बट इट्स नॉट अ विनिंग पोर्टफोलियो। दे आर प्लेइंग नॉट टू बी लूज। बहुत सारे लोग लूज़ नहीं करना चाहते जैसे, तो उनका जो पोर्टफोलियो होता है ना, वो हमेशा सेफ होता है, सेंसिबल होता है और बैलेंस्ड होता है। तो ये याद रखना कि जितना तुम सेफ खेलोगे ना, उतने तुम्हारे जीतने के चांसेस कम होते हैं। कभी भी सेफ्टी के साथ खेला नहीं जाता, कभी भी सेफ्टी के साथ खेला जाता है, कभी भी सेफ्टी के साथ जीता नहीं जाता, ठीक है? इस बात का ख्याल रखना, ये जहन में रखना अपने। A balanced portfolio is not a bad thing, but it's not going to help you win big. It's not how successful investors play the game. You must be a little unbalanced in the beginning, okay? But you must be focused. Put your eggs in a few baskets and focus. देखो, बैलेंस पोर्टफोलियो बुरा नहीं होता, यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, लेकिन ये तुम्हें बड़ी जीत नहीं दिला सकता। जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं ना, वो कभी भी बैलेंस नहीं, वो हमेशा अनबैलेंस्ड होते हैं।
पर वो हमेशा फोकस्ड होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। हमेशा अपने अंडों को, अपने एग्स को अलग अलग बास्केट्स में डालना, मतलब कि इन्वेस्टमेंट एक जगह पर मत करना, अलग अलग पोर्टफोलियोज बना के रखना। बिल्डिंग योर एसेट कॉलम डज नॉट टेक हार्ड मैथ बट इट डज टेक करेज एंड द राइट एटीट्यूड टुवर्ड फेलियर। अपने एसेट कॉलम को बिल्ड करना तुम्हारे लिए, अपने एसेट्स को बिल्ड करना ये कोई मैथ्स का पार्ट नहीं है, ये तुम्हारे करेज का पार्ट है, ठीक है। ओवरकमिंग साइनिसिज्म दूसरी है, whether it's our own self-doubt or the doubt of other people in our lives, often we allow that doubt to keep us from acting। देखो, चाहे हमें खुद पर सेल्फ डाउट हो, चाहे दूसरे लोग हम पर डाउट कर रहे हो, हम उस डाउट को अलाउ कर देते हैं हमें एक्शन लेने से, ठीक है। वी प्ले इट सेफ, हम सेफ खेलते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ पास बाय अस, अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास से लेकर चली जाती है और हम सेफ खेलते रह जाते हैं। It often take great courage to not let rumor and talk of doom and gloom affect your doubt and fear, but a savvy investor know that the seemingly worst of time is actually the best of time to make money when everyone else is too afraid to act that pull the trigger and are rewarded। देखो, जो ढंग के लोग होते हैं ना, जो जिनके पास करेज होता है, वो अपने इन डाउट्स को अपने आप पर हावी नहीं होने देते, ठीक है। जो सेवी इन्वेस्टर्स होते हैं, सेवी मतलब कि जो दमदार इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको पता होता है कि सबसे बुरा टाइम ही सबसे अच्छा टाइम होता है पैसे बनाने का, ठीक है। जब एक ये कहना भी है वॉरेन बफेट का कि अफ्रेड व्हेन मार्केट इज़ ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन मार्केट इज़ अफ्रेड। तो बेसिकली वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जब मार्केट लालची हो ना, तब कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करना, लेकिन जब मार्केट डरी हुई हो ना, तब इन्वेस्टमेंट करना। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है, रॉबर्ट स्टार्टेड द एग्जाम्पल ऑफ ए फ्रेंड हु वॉज अबाउट टू बाय एन इन्वेस्टमेंट कॉन्डो फॉर अ ग्रेट प्राइस बट हैक्ड आउट एट द लास्ट मिनट व्हेन ए नेबर हु वॉज नॉट एन इन्वेस्टर टोल्ड हिम इट वॉज ए बैड डील। हैड ही स्टेड इन इट ही वुड डबल्ड हिज इन्वेस्टमेंट एंड स्टार्टेड टू गेट आउट ऑफ द दैट रेस। रॉबर्ट ने अपने एक एग्जाम्पल फ्रेंड का दिया है जो कि एक बहुत अच्छे प्राइस में कहीं पर इन्वेस्ट करने वाला था, लेकिन उसको लास्ट मिनट पर उसके नेबर ने एडवाइस दी कि ये बहुत बुरी डील है। इवन वो इन्वेस्टर था भी नहीं और उसने इन्वेस्टमेंट नहीं की, और अगर बाई चांस इन्वेस्टमेंट कर लेता तो ये अपनी रेट रेस से बाहर आ जाता, क्योंकि वो स्टॉक्स डबल हो गए थे अपने प्राइस के। रॉबर्ट होल्ड ए स्मॉल पोर्शन ऑफ हिज एसेट इन टैक्स लाइन सर्टिफिकेट्स इंस्टेड ऑफ CDs। अदर टेल हिम दैट शुड नॉट डू दिस बट दे आर कमिंग फ्रॉम ए प्लेस ऑफ डाउट। They have never done it and they are telling someone who is doing it why they should not. The Lloyd yield Robert look for a 16%, but people who are filled with doubt are willing to accept a far lower return. Doubt is expensive. तो रॉबर्ट अपने स्मॉल जो अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहे हैं कि स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट को ना करने के लिए लोगों ने बोल रहे थे, और इवन वो लोग थे जिन्होंने कभी वो पहले किया भी नहीं है खुद ने। डाउट होते हैं ना, जो डाउट बहुत महंगे पड़ते हैं। डाउट एंड साइनिसिज्म कीप मोस्ट पीपल पुअर। रिच डैड लाइक टू से साइनिसिज्म क्रिटिसाइज एंड विनर एनालाइज विनर कीप देयर आइज ओपन एंड सी अपॉर्चुनिटी एवरीवन एल्स मिस्ड। डाउट और साइनिसिज्म ना लोगों को पुअर रखने में हेल्प करते हैं, और रिच डैड कहते हैं कि हमेशा अपनी आंखें खुली रखो और अपना दिमाग खुला रखो, और कोई भी अपॉर्चुनिटी जो लोगों ने देखने से मिस कर दी उसको ग्रैब कर लो। रियल एस्टेट इज ए पावरफुल इन्वेस्टमेंट टूल फॉर एनीवन सीकिंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट और फ्रीडम। इट इज़ अ यूनिक investment tool, yet every time Robert mentioned real estate as a vehicle, he often hear, I don't want to fix toilets, they focus on toilet and keep them poor। रियल एस्टेट इतना पावरफुल इन्वेस्टमेंट है जो तुम्हें बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों से जब वो बात करते हैं रियल एस्टेट के बारे में, तो वो बोलते हैं कि मुझे टॉयलेट फिक्स नहीं करना। टॉयलेट फिक्स इन द सेंस कि रियल एस्टेट में घरों में जो टॉयलेट्स वगैरह होते हैं तो उन्हें साफ़ सुथरा करना पड़ता है या उन्हें मैनेज करना पड़ता है, तो उस बारे में बात कर रहे हैं। Many people stay out of the stock market because they don't want to lose money, but they are keeping themselves from making money by closing their mind to that investment vehicle। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते क्योंकि वो सोचते हैं कि हम पैसा बर्बाद कर देंगे अपना, लेकिन वो बहुत सारा पैसा बनाने से चूक जाते हैं इस तरह। उसके बाद है ओवरकम लेजीनेस। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लेजीनेस इज स्टेइंग बिजी, टू बिजी टू टेक केयर ऑफ योर वेल्थ, टू योर हेल्थ एंड टू योर रिलेशनशिप। सबसे वन ऑफ द मोस्ट जो फॉर्म होती है लेजीनेस की, वो होता है कि मैं बिज़ी हूँ यार, मैं ये नहीं कर सकता, मैं बिज़ी हूँ यार, मैं इन्वेस्टमेंट में कहाँ ध्यान लगाऊँ, मेरा सारा इधर जॉब पे चला जाता है, बिजनेस पे चला जाता है, वट एवर इट इज़। तो वो इतने बिजी होते हैं कि ना वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, ना वो अपनी वेल्थ का ध्यान रखते हैं, ना वो अपनी रिलेशन का ध्यान रखते हैं। तो तीनों तरफ से उनके ज़िंदगी में टाइम ख़राब चल रहा है, वो इतने ज़्यादा बिजी हैं, पता नहीं किस में। व्हाट्स द क्योर? अ लिटिल ग्रीड। तो इसका क्या उपाय क्या है? थोड़ा सा लालच का सवाल आपको ज़िंदगी में ऊंचाइयाँ चढ़ा सकता है। दैट कैन हार्ड टू हियर बिकॉज सो मेनी ऑफ अस वर रेज्ड टू सी ग्रीड और डिज़ायर एंड बैड थिंग। हमें ये लालच बुरा लग सकता है क्योंकि बचपन से हमने सुना है कि लालच बुरी बला है, लेकिन लालच बहुत ज़रूरी है।
Rather than saying I can't afford it, change your mindset to how can I afford it. Open the brain and force it to think of the solution. ऐसा मैं ये नहीं खरीद सकता बोलने से, ये सोचो कि मैं ये कैसे खरीद सकता हूँ। अपने माइंड को ओपन करो गरीबों, अपने माइंड को ओपन करो, जस्ट किडिंग, ठीक है। और बिना ओपन माइंड के बड़ा नहीं बना जा सकता, इट्स इम्पॉसिबल। आई कॉन्ट अफोर्ड इट इज़ अ लाई, ये झूठ है, मैं खरीद नहीं सकता, ये झूठ है। द ह्यूमन स्पिरिट नो इट कैन डू एनीथिंग बाय सेइंग यू कांट डू समथिंग, यू आर क्रिएटिंग ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन योर स्पिरिट एंड योर लेजी माइंड। हाउ कैन आई अफोर्ड इट, क्रिएट ए स्ट्रॉन्गर माइंड एंड ए डायनामिक स्पिरिट। देखो ह्यूमन स्पिरिट एक ऐसी चीज़ है जो कुछ भी कर सकती है, लेकिन तुम ये बोल के कि मैं ये नहीं कर सकता, तुम अपने आप में स्पिरिट में और अपनी लेजी माइंड में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हो। When Robert decided to exit the rat race, he asked, "How can I afford to never work again?" His mind started kicking out solution, but the hardest part was fighting against the old dogma that tried to instill guilt and suppress such greed. जब रॉबर्ट ने सोचा था कि मैं रैट रेस से बाहर कैसे आ सकता हूँ, हाउ कैन आई अफोर्ड टू नेवर वर्क अगेन, ठीक है, तो उसके मन में सॉल्यूशंस आने लगे थे। लेकिन वो प्रॉब्लम ये थी कि वो बचपन में जो सोसाइटी बोलती है ना कि लालच बुरी बला है, ये वो पैसा ज़्यादा कमाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो मरी जाना है, ये सारी बातें शुरू में हावी होती है। इट्स ओके। विदाउट द लिटिल ग्रीड द डिज़ायर टू हैव समथिंग बेटर, प्रोग्रेस इज नॉट मेड। Our world progress because we all desire a better life. New inventions are made because we desire something better. We go to school and study hard because we want something better. Too much greed is bad, but little can help spur you on. देखो ग्रीड बुरी नहीं होती, बहुत ज़्यादा ग्रीड बुरी होती है, ठीक है, क्योंकि अगर ग्रीड नहीं होगी तो हमारे पास डिज़ायर्स नहीं होंगे कुछ ढंग का करने के लिए, ठीक है। हम कुछ भी ढंग का करते हैं उसके अंदर डिज़ायर होता है, ग्रीड होती है, और ग्रीड हमें एक बेहतर लाइफ की तरफ ले जाने में हेल्प करती है। विदाउट, ठीक है, उसके बाद ओवरकम करना बैड हैबिट्स को। सक्सेसफुल होने के लिए यू मस्ट डेवलप सक्सेसफुल हैबिट, ठीक है, सक्सेसफुल होने के लिए हमें सक्सेसफुल हैबिट्स को होना ज़रूरी है। गरीब पापा जो पुअर डैड है ऑलवेज पैड एवरीवन एल्स फर्स्ट एंड हिमसेल्फ लास्ट, ठीक है, बट ही रेयरली हैड एनी लेफ्ट ओवर। रिच डैड ऑलवेज पैड हिमसेल्फ फर्स्ट इवन इफ ही वाज शॉर्ट ऑफ मनी। जो रिच पुअर डैड था वो हमेशा अपने सैलरी आने पर दूसरों को सबसे पहले पैसे दे देता था जिनसे पैसे देने होते थे, और अपने पास जो बचा कुचा होता था थोड़ा बहुत वो रख लेता था। लेकिन जो हमारे रिच डैड थे वो हमेशा उल्टा करते थे, वो हमेशा पैसा, चाहे इतना सा भी पैसा है, वो सबसे बड़ा हिस्सा अपने पास रखते थे, उसके बाद लोगों को बांटते थे, ठीक है। He knew that creditors and government would make a big enough flap if he didn't pay them, that it would motivate him to seek other form of income to pay them. If he paid himself last, he would not feel the kind of productive pressure, forcing himself to think about how to come up with the extra income to pay the credit made him fiscally strong. देखो यहाँ पर इतना बोला गया है कि अगर तुम्हें जैसे कि if he paid himself last, he would not feel that kind of productive pressure, ठीक है। एग्जाम्पल से यहाँ पर ये समझाया गया है कि रिच डैड जो थे अपने आप को सबसे पहले पैसा अपने आप को देते थे, ठीक है। अपने आप को पैसा देने के बाद प्रॉब्लम पता क्या थी कि वो टैक्स भरने में उसके पास पैसा शॉर्टेज होता था। पैसा शॉर्टेज होता था तो उनके पास एक मोटिव होता था कि यार मैंने अपना हिस्सा निकाल लिया, लेकिन अब टैक्स भरने में शॉर्टेज आ रही है तो मुझे और कमाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक साइकिल है जिसमें कि आप टैक्स भरने को भी अपने फेवर में यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपने पहले ही टैक्स वगैरह भर दिया, आपके पास छोटा सा अमाउंट रह गया, आप खुश हो, अरे यार सबका दे दिया, थोड़ा सा रह रहा है, कोई बात नहीं, कुछ तो है ना, खुश। ये बात आपने सुनी होगी कि एक मर्सिडीज़ में बैठकर रोने से अच्छा एक मारुति में बैठकर हंसना, पर ये बात उतनी ही सच है जितना 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 एक रेगिस्तान में मिराज का मिलना, ठीक है, कि जो सच नहीं होता डेफिनेटली। तो यहाँ पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक खटारा गाड़ी जैसे कि मारुति की बात चल रही है, मारुति में बैठकर हंसने से अच्छा तुम मर्सिडीज़ में बैठकर रो लो। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब पैसा होता है ना तुम्हारे पास, तो तुम हज़ारों चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुम्हारे मूड को अच्छे तरह शिफ्ट कर सकती है। तुम्हारा काम, तुम्हारा प्रोफेशन, तुम्हारा जो भी करने का मन करता है तुम उस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। तो कभी भी पैसे को लोग पता नहीं क्यों इतना गलत सोच लेते हैं, इतना खुशियों को इतना मैटर करते हैं। खुशियाँ बिना पैसों के एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये समझने की बात है आपको, ठीक है। बिना पैसों के तुम खुश नहीं रह सकते। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि अंबानी को जब देखते हैं इंटरव्यूज़ वगैरह देते तो कहते हैं कि यार इनके चेहरे देखो बेचारों के कितने टेंशन हैं, मतलब इतना पैसा है फिर भी नीता अंबानी मुकेश अंबानी का हाथ नहीं पकड़ती, कितना दुखी है बेचारा मुकेश अंबानी। क्या तुम्हें लगता है कि मुकेश अंबानी से ज़्यादा तुम खुश हो? तुम्हें लगता है ना, तो तुम गलत सोच रहे हो। समझो इस बात को, फील करो इस बात को कि हर वो टाइम जब तुम्हें कोई चीज़ खरीदनी होती है, जब तुम्हारी मम्मी को कुछ चीज़ खरीदनी होती है, जब तुम्हारी वाइफ को कोई चीज़ खरीदनी होती है, तो तुम्हारे पास अगर पैसे की शॉर्टेज है,
शॉर्टेज नहीं है तो सोचो कितनी खुशी की बात है वो कि तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी मम्मी दिल खोल के खर्चा कर रही है। ठीक है, अंदर से तुम दुखी हो बेशक किसी भी रीज़न की वजह से, लेकिन उनकी खुशी देखकर तुम खुश हो जाते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि कहाँ पर थे हम, हाँ, फिर उसके बाद ओवरकम करना एरोगेंस को। रिच डैड said every time he had been arrogant he had lost money because he thought that what he didn't know wasn't important. रिच डैड कहते हैं कि मैं जितने बार भी एरोगेंट बना हूँ ना, मैं उतने बार पैसा खोया है, क्योंकि एरोगेंट होने का मतलब ये है कि मुझे जितना पता है वही काम आएगा, जो मुझे नहीं पता वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये एरोगेंसी है जिससे इन्होंने बहुत सारा पैसा खोया है। वो many people use arrogance to hide their own ignorance. Robert has found in discussion with accountants and other investors that they will try to bluster their way through the discussion and it become clearly they don't know what they are talking about. बहुत सारे जब वो लोगों से बात करता है तो उनकी एरोगेंस साफ साफ दिख जाती है, ये उन्होंने बताने की कोशिश किया। और इग्नोर करना बुरी बात नहीं है, पर रिएक्ट इट टू योर ओन इग्नोरेंस बाय एजुकेटिंग योरसेल्फ बाय फाइंडिंग एन एक्सपर्ट इन द फील्ड। अच्छा, इग्नोर करना बुरी बात नहीं है, लेकिन तुम अपने आप को नॉलेजेबल बनाओ, एजुकेट करो। ठीक है, एक एक्सपर्ट को ढूंढकर या किसी एक्सपर्ट अच्छी सी बुक को ढूंढकर अपनी इग्नोरेंस करना, एजुकेशन लेवल पर अपनी इग्नोरेंस करना बुरी बात है। अदरवाइज किसी चीज़ को इग्नोर करना भी कई हद तक जरूरी होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर से आपको कुछ क्लियरिटी आई हो। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था, वीडियो थोड़ी बड़ी बन गई। अगर यहाँ तक जिसने देख लिया है, आपका पैर छूना चाहता हूँ मैं। मिलते हैं परसों, डे आफ्टर टुमारो, विद चैप्टर नंबर 8। बाय।